हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी फ़िलहाल में ही बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी प्रकाशित की है, जिसके फॉर्म भरने की तिथि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल 2024 तक है। तो आपसे ये अनुरोध है कि इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का प्लान किया है। तो आज के सेक्शन में हम इसके जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट्स में हम इसके जो टेक्निकल हैं और हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इनसे आप अपनी तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको प्रीवियस ईयर पेपर का आकलन नहीं होगा, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे? तो आपकी इसी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। शायद आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये पेपर संपन्न हुई थी 31 जनवरी 2019 को। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन का ये पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। तो उसी पेपर का मैं आज आपके लिए डिस्कशन लाया हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? मतलब ये जो आपके 4 पीरियड्स दिए हुए हैं, इनमें से किस पीरियड को आप बताएंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या का विस्फोट हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या विस्फोट हुआ था उसकी अवधि क्या थी? उसकी अवधि थी आपकी 1951 से लेके 1981 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी, 1951 से लेके 1981 तक। दोस्तों, आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो सेंसस कैसे स्टार्ट हुआ था। ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1871 से लेके 1891। फिर आपकी 91 के बाद हुई थी ये सेंसस 1921 में। 1921 के बाद हुई थी ये सेंसस 1951 में, फिर 81 में और फिर 2011 में। तो ये सेंसस का पूरा प्रोविजंस था। पहले सेंसस 20-20 साल पे होते थे, अब ये सेंसस 10 साल पे होते हैं। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि भारत में पहला सेंसस कब स्टार्ट हुआ था। और दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि भारत में कंप्लीट सेंसस, मतलब एक तो ये हो गई कि सबसे पहले जनगणना कब करवाई गई थी, वो आपको कमेंट्स में बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि संपूर्ण जनगणना मीन्स कंप्लीट सेंसस भारत में कब स्टार्ट किया गया था और किसके कार्यकाल में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कवक सेलुलोज लिग्निन और प्रोटीन का विघटन करता है, जिससे कई जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अति आवश्यक कार्बन मुक्त होता है। तो उस कवक या फंगी की श्रेणी को पहचानिए। कह रहे हैं कि आप उस क्लास ऑफ फंगी को आइडेंटिफाई कीजिए जो क्या करता है, सेल्यूलोज और लिग्निन को ब्रेक करके जो कार्बन्स मिलता है उनसे उनकी फीडिंग होती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि फंगी के अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो फंगी आपको जानना पड़ेगा। तो उस क्लास को हम लोग बोलते हैं सेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सेरोफाइट्स। सेरोफाइट्स वो क्लास ऑफ फंगी होता है जिसकी जो भोजन है वो क्या होती है, वो डेड एनिमल्स जो बनते हैं। ये जो आपको मैंने बताया ना कि ये जो ब्रेक डाउन होता है सेल्यूलोज और रेगलिन, इनसे ही इनकी फीडिंग होती है। मतलब
खाने का जुगाड़ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट उनको बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे अपन क्या है, पैरासाइट हैं या सेरोफाइट्स हैं, आप इसको कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करंट अफेयर्स का था, तो ये अपने लिए अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी हम लोग जवाब नहीं देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप पढ़ें उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से किनको ये कहा था कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 4 पद दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और मंत्रिपरिषद। इनमें से किनको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसको हम लोग लिंचपिन के नाम से भी जानते हैं, ये शब्दावली का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? ये किया गया था प्रधानमंत्री जी के लिए। आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का समन्वय बनाता है। तो इसी लेके प्रधानमंत्री को लिंचपिन किया गया है कि इन्होंने लिंकिंग का काम करता है। आंसर क्या हो गया? प्रधानमंत्री। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करंट अफेयर्स का था, तो ये अपने काम का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा से वर्णित किया था? तो ये बहुत ईजी है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आपको ये कमेंट में बताना है कि इसके आर्टिकल क्या है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? मतलब ये हुआ कि किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासनकाल था, तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को इनेक्ट किया गया था। मतलब इसको अधिनियमित किया गया था। तो आप बताइए कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1856 ईस्वी में। कब ये अधिनियमित किया गया था? 1856 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मतलब 1856 ईस्वी में ये एक एक्ट पास किया गया था जिसमें हिंदुओं की जो विधवा थी, हिंदू धर्म में जो विधवा थी, उनको पुनर्विवाह करने का एक परमिशन मिला था। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1856 ईस्वी में, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये जो 1856 ईस्वी में हुआ था, ये किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, तो आप हमें बताइए कि ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो बना था, वो किसके कार्यकाल में बना था? ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और इससे कौन से भारत के स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए हैं? शायद थिंक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपने पढ़ा होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह से इनका बहुत ही लेना देना है। इन्होंने इनका काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था, जिससे लोगों के हित का फैसला हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ये अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि लाइपेज का क्या काम है? आपको पता है कि लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो भोजन लेते हैं उसमें से फैट को निकालता है ना, और फिर उसको डाइजेस्ट करता है आपके आगे वाली चीज़ों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करना। मतलब आप जो खाना खाते हैं ना, उसमें से फैट को निकालने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्टेट में सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है ऑफ द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर? तो आप हमें बताइए कि ये किस ईयर में है। तो ये आपको बताना है कि हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है
या उत्तराखंड है। तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। अब देखिए, दोहरी शासन प्रणाली है क्या। बेसिकली हुआ क्या था कि 26 जुलाई 1986 को 26 जुलाई 1986 को लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने ये दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। कब की थी इन्होंने स्टार्ट की थी 1765 ईस्वी में, है ना। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी। अब दोहरी शासन प्रणाली क्या थी, इसमें दो तरह की चीज़ थी, एक थी दीवानी और एक थी निजामत। एक कर के लिए था और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, जिससे कि उस वक्त बंगाल में शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जाए। तो ये काम की शुरुआत करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि दोहरी शासन प्रणाली को ख़त्म किसने किया था, इसको ख़त्म किया था वारेन हेस्टिंग ने। और कब ख़त्म किया था, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। देखिए, हेस्टिंग का मतलब लास्टिंग से याद रखिए आप, क्लाइव का मतलब अलाइव से याद रखिए आप। तो हेस्टिंग ने क्या किया था, दोहरी शासन प्रणाली को ख़त्म किया था, और क्लाइव ने स्टार्ट किया था 1765 ईस्वी में। तो ये 10 क्वेश्चन थे किसके, जीएस के। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 40320, 5040, 720, 120 तो क्या होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देखिए कि अगर आपने 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, ये मिला आपको 720। अगर आपने 720 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, आपने 720 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, नहीं इसको अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, 5040। और अगर आपने 5040 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 40320। मतलब आप देख रहे हैं, 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से, फिर 8 से। इसका मतलब इससे पहले कोई संख्या होगी जिसको 5 से मल्टीप्लाई किया होगा और हमें 120 मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, 24। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। आंसर क्या होगा इसका, बी। तो आप एक बार इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, ये मल्टीप्लाइंग की बात है, तो आंसर हो गया इसका बी। आंसर हो गया इसका बी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या का 40% भाग नौकरियों की तलाश में विभिन्न शहरों में स्थानांतरित हो जाता है और शेष जनसंख्या में से 10% लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हो जाती है। वर्तमान जनसंख्या अगर इतनी है तो बताइए मूल जनसंख्या कितनी थी। कह रहा है कि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर किसी गांव की जनसंख्या अगर 100 थी, मान लीजिए आप, तो इसमें से कह रहा है कि 40% लोग जो है नौकरियों की तलाश में दूसरे शहर चले जाते हैं। मतलब 100 में 40 लोग चले जाते हैं दूसरे शहर। ठीक है, कह रहा है शेष जनसंख्याओं में से 10% लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो शेष कितनी बची आपकी, 60। अब 60 का अगर 10% करेंगे तो कितना हुआ, 6। रेस्ट कितना बचा आपका, 54। तब ये 54 ही जो है किसके बराबर है, वो बराबर है 10800 के बराबर है। तो आप इससे बना सकते हैं कि 54 रेशियो इजक्वल टू 10800। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो गया, तो एक रेशियो हो गया आपके 200 के बराबर हो गया ना। 54 दूना 108, 200 बराबर। और ओरिजिनल कितनी थी आपकी, 100। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा,
2 लाख। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 लाख। आप फिर से देख लीजिए इसको। सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि 40% लोग नौकरी की तलाश में ले जाते हैं, तो बचे कितने? 40 चले गए 100 में से, तो बचे कितने? 60। 60 में से 6 मर जा रहे हैं, तो बचे कितने? 54। 54 किसके बराबर है? 10800 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा? ये 200 के बराबर होगा। और 100 हमने शुरुआत में मांगा था, तो क्या होगा? इतना 00 है ना। तो ये हो जाएगा 2 लाख के बराबर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप सेलेक्ट कीजिए सही क्या है। अच्छा का मतलब अगर देखभाल है, तो खराब क्या है? खराब कब होता है? जब किसी को आप गाली देंगे, है ना। तो आंसर हो गया इसका बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? ये देखिए, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चित्र में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विजय ने कहा, वो मेरी माता के पिता हैं। तो विजय को उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए, विजय के माता का पिता कौन हुआ? विजय के माता का पिता मतलब हो गया विजय के नाना, है ना। और नाना और विजय के रिश्ते में क्या होगा? देखिए आप, ये हो जाएगा आपका ग्रैंडसन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन। क्योंकि विजय के माता का पिता है वो व्यक्ति, मतलब विजय का कौन है? विजय की माँ का पिता कौन लगा? विजय को नाना लगा। तो नाना को विजय कौन लगा? ग्रैंडसन ही लगा, अगर आप इसके टर्म में बोलेंगे तो, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। जहाँ पे आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो, अंग्रेजी को देखें आप। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीरीज है इसमें भी। देखिए, ये बड़ा आसान सीरीज है। अगर आपने 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो कितना मिल रहा है? 155। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31। देख लीजिए आप, 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया 155, 155 को 2 से मल्टीप्लाई किया 310, 310 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 1550, फिर 200 करेंगे तो 3100। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। सॉरी, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी एक पेयर का क्वेश्चन है कि लोअर कोर्ट से है तो शोल्डर क्या होगा? आर्मी से। बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कितने सेमी सर्कल? देखिए, तो कितने सेमी सर्कल था? देखिए आप, एक हो गया ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला। आप सर्किल लिए तो आंसर कितने हो जाएंगे? 2। कितने सेमी सर्कल हैं? 2। आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से ऑड आउट कीजिए, मतलब सबसे अलग कौन सा है? एक है पोएम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। तो देखिए, सारे क्या है? ग्रामर है, और ये तो दूसरी चीज़ें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 19 पे क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन फिर है मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। कह रहा है कि निशा जो है एक रेस्टोरेंट को 400 रुपये का भुगतान करता है, और नीरज गौरी द्वारा भुगतान किए गए धन का 3/4 भाग भुगतान करता है। कह रहा है गौरी ने अगर 960 रुपये भुगतान किए, तो निशा नीरव से कितना रुपये कम भुगतान किया? तो देखिए, अगर हम निशा की बात करें ना, तो निशा ने कितना भुगतान किया? 400 रुपये। और दिया हुआ है गौरी, गौरी ने कितना किया? गौरी ने भुगतान किया 960 रुपये। तो कह रहा है नीरव कितना करेगा? नीरव करेगा 3/4 भाग, किसका? गौरी का। तो 960 का अगर 3/4 भाग निकालेंगे आप, तो कितना होगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका 720। तो कह रहा है कि बताइए नीरव और निशा के में कितने का डिफरेंस है? तो ये इसने किया था 400, इसने किया 720। तो आंसर कितना हो गया? 320 रुपये। तो आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर, है ना। समझ गए होंगे आप। 20 नंबर देखिए आप। 20 नंबर क्वेश्चन एक एज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इस समय रीता की आयु का आधा उसके कजन निखिल की आयु का दोगुना है।
यदि 2 वर्ष पहले निखिल की आयु 10 वर्ष थी तो रीना की आयु इसमें कितनी? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल को पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि निखिल की अगर आज से 2 वर्ष पहले आयु 10 साल थी, तो आप बताइए निखिल की आज आयु कितनी होगी? 12 साल होगी। अगर 2 साल पहले 10 साल था तो आज कितना होगा? 12 साल होगा। अब कह रहा है कि रीना की आयु का आधा जो था निखिल की आयु का 2 गुना था। रीना के आयु का आधा जो था निखिल की आयु का क्या था? 2 गुना था। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए, रीना की आयु का आधा, अभी आपको मैंने बताया कितना हो गया था? 12 हो गया था। क्यों हो गया था 12? कि 10 साल तो 2 वर्ष पहले था, तो प्रेजेंट आयु होगी उसकी 12, 2 गुना लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो ये कितना हो गया? 24। तो रीना की आयु कितनी हो गई? 48। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? देखिए, आंसर हो जाएगा इसका बी। सवाल को बनाएंगे आप, बहुत ईजी है, बनाने से आपको ये पता चलेगा। तो यहीं पे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, है ना? आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। टेक्निकल सेक्शंस का डिस्कशन मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, कंप्लीट डिस्कशन लेके आऊँगा मैं। आप आज के वीडियो से समझ पाए होंगे कि सवाल टफ नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेंसस से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, खेल से हमेशा क्वेश्चंस आता है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट रखिए, भरोसा रखिए, आपकी सफलता निश्चित है। हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।